जीवन के कई रूप होते हैं, मनुष्य, पशु, पेड़ पौधे और वे आकृतियां जिनको हम राक्षस, प्रेत और पिशाचों का नाम देते हैं। कंकाल, विकाल और शाकाल से तुम लोग नहीं बच सकते। ध्रुव, मुझे बचाओ, मुझे डर लग रहा है। घबराओ मत नताशा, मैं तुमको कुछ नहीं होने दूंगा, पर इससे तो मैं छूट भी नहीं पा रहा हूँ। ध्रुव की फैली आंखों के सामने त्रिकाल और शाकाल ने नताशा को घेर लिया। बचाओ ध्रुव, मेरे हाथ पैरों को क्या हो रहा है? मैं इनको हिला क्यों नहीं पा रहा हूँ? क्या मुझे लकवा मार रहा है? मेरा दम क्यों घुट रहा है? नहीं! ध्रुव का शरीर पसीने से तर था। रात के 2 बज रहे थे। ओह, फिर वही सपना लगातार तीसरी बार। इसका क्या मतलब हो सकता है? क्या सपना मुझे किसी खतरे की सूचना दे रहा है? नताशा का फ्लैट। हेलो नताशा, तो ठीक तो हो ना? ध्रुव, हाँ, पर क्या बात है? तुमको ऐसा क्यों लगा? बस वैसे ही। अब गुड नाइट नताशा। रात की 2 बजे ध्रुव का फोन। शायद मुझसे कुछ कहना चाहता था, पर बेचारा शर्म के बारे नहीं कह पाया। हाय, हमारी भारतीय संस्कृति में यही तो एक खराबी है। बहुत चाहती है ध्रुव को, घबरा मत, तू और ध्रुव साथ परोगे। अगले दिन भी ध्रुव के दिमाग में यही सपना घूम रहा था। 3 रातों तक लगातार एक ही सपना। यह संयोग नहीं हो सकता। और वह इस बात पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रहा था कि कोई उसको बड़े गौर से देख रहा था। यही है वीर योद्धा कुमार ध्रुव। मुझे इसी की तलाश थी। अब मैं इनसे प्रार्थना। अरे! धमाके की आवाज ने उस स्त्री का ध्यान भंग कर दिया और ध्रुव का ध्यान भी। आतंकवादी! पापा ने मुझे खबर दी थी कि कुछ कट्टर आतंकवादी देश में हंगामा करने के लिए आ चुके हैं, पर ये इतनी जल्दी अपनी पहली वारदात करेंगे इसका मुझे अंदाज नहीं था। आतंकवादियों का निशाना बेकसूरों की भीड़ थी और ध्रुव का निशाना आतंकवादी। गोलियां दोबारा चली, पर भीड़ तक नहीं पहुंच सकी। अगले ही पल आतंकवादियों के हाथों से AK-47 राइफलें अलग हो गई। सुपर कमांडो ध्रुव, भाग यहां से। भागता हूं, पर भागते भागते इसको स्वर्गीय सुपर कमांडो ध्रुव तो बनाता चलूं। ध्रुव को आतंकवादियों का इरादा भांपने में थोड़ी देर हो गई। गाड़ी उसके शरीर से कुछ ही फुट दूरी पर थी, लेकिन तभी आश्चर्य हो गया। पलक झपकते ही गाड़ी के टायर गलकर सड़क पर चिपक गए और गाड़ी पिघलकर पोल तार में धंस गई। एक लपट और चमकी और कार आग के शोलों में घिर गई और ध्रुव अपने को बचाने के सिवाय और कुछ नहीं कर सकता था। आग की लपट उस गली से आई है, पर ऐसी प्रलयंकारी लपट कौन फेंक सकता है? गली के मुड़ते ही वह कौन उसके सामने थी और ध्रुव उसको जानता था। नताशा! महापराक्रमी कुमार ध्रुव को राजकुमारी सबरीना प्रणाम करती है। नहीं, यह नताशा नहीं है। इसकी आंखें लाल है, जबकि नताशा की आंखें तो नीली हैं। वैसे बाकी शक्ल हूबहू मिलती है। तुम कौन हो सबरीना? यह अद्भुत शक्ति तुम्हारे पास कैसे आई? हम लोगों को यह शक्ति सामरी की ज्वाला से प्राप्त होती है, पर इस वक्त हम लोगों पर भयंकर संकट आया हुआ है, जिससे हम लोगों को सिर्फ आप ही छुटकारा दिला सकते हैं। मैं? पर कैसे? बताती हूँ। सबरीना की आंखों से एक ठंडी लपट निकलकर ध्रुव के सिर को घेर लिया और ध्रुव के दिमाग में एक दृश्य उभरने लगा। मेरे दिमाग में एक ज्वालामुखी की तस्वीर उभर रही है, पर यह तो ज्वालामुखी है जो सपने में लगातार 3 बार देख चुका हूँ। दृश्य बदलने लगा। अब मुझे भीषण ज्वाला दिख रही है, जैसे अरे
यह दृश्य गायब कैसे हो रहा है? दृश्य गायब इसलिए हो रहा था क्योंकि सबरीना का ध्यान किसी और चीज ने खींच लिया था और अगले ही पल एक खतरनाक आकृति घटना स्थल पर प्रकट हुई। कालूगा, पर इसका दिमाग तो उसी दुष्ट के कब्जे में था। यह जरूर मुझ पर हमला करने आया है ताकि मैं ध्रुव को तपते भाले की लपक सबरीना की सीने की तरफ थी, पर ध्रुव के लिए एहसान उतारने का वक्त आ गया। सबरीना के सीने की तरफ बढ़ता भाला कंधे को छूता हुआ निकल गया और ध्रुव उस प्राणी का पहला शिकार बन गया। कालूगा तो पुराने युग के सैनिक की तरह लग रहा है, पर इसके पास भी सबरीना जैसी ही शक्ति है, यानी ये उसी जगह से आया है जहां से सबरीना आई है। शायद सबरीना इसी संकट का जिक्र कर रही थी। आग की तेज लपट ध्रुव को लगभग झुलसाती हुई निकल गई। ओह, इसने तो तेजी मेरी चिता बनाने की ठान ली है। अगर मैं किसी तरह से इसको बेहोश कर सकूं तो बात। अरे, पत्थर कालूगा के शरीर तक पहुंचने से पहले ही मोम की तरफ पिघल गया और एक ज्वाला ने ध्रुव को जमीन पर गिरने के लिए मजबूर कर दिया। यह भाला यह कालूगा पर जरूर असर करेगा, पर क्या मैं इसको अपने हाथों से पकड़ सकता हूं? नहीं, यह खतरा मोल लेना ठीक नहीं। अगर मैं ठीक सोच रहा हूं तो सबरीना की पोशाक का यह कपड़ा मुझे झुलसने से बचाएगा और मैं इसके भाले का स्वाद इसी को चखा सकता हूं। निशाना सटीक सवार घोड़े से नीचे आ गिरा, लेकिन इस हमले ने कालूगा को पागल कर दिया। आउ, अब तो मैं भाले तक पहुंच भी नहीं सकता और जो मेरी मदद कर सकती है वह बेहोश पड़ी है। अब मुझे, अरे वाह, मेरी मदद करने वाला तो मेरे सामने खड़ा है, पर क्या यह मेरी बात समझेगा? ध्रुव के गले से हिनहिनाहट निकली और शांत खड़ा घोड़ा हरकत में आ गया। समझ गया। कालूगा के पास इस वार का कोई काट नहीं था। घोड़े के खुर हथौड़ी की तरह उसकी खोपड़ी पर बरस रहे थे। वह अपने होश खो रहा था और सबरीना होश में आ रही थी। वाह, ध्रुव तो सचमुच महापराक्रमी है। कालूगा को इसने कुछ ही पलों में धूल चटा दी, परंतु अगर यह बेहोश हो गया तो फिर इस स्थान पर रह जाएगा और हमारे नियम इसकी अनुमति नहीं देते। अब मुझे ही इसको लेकर वापस जाना होगा। अब रुकने का समय नहीं है क्योंकि अब मुझ पर भी बेहोशी छा रही है। उम्मीद है कि ध्रुव मेरी बात समझ गए हैं। सामरी, हमको अपनी ज्वाला में समेट ले। और ध्रुव की आश्चर्यचकित नजरों के सामने दोनों प्राणी घोड़े सहित गायब हो गए। आश्चर्य है, अभी वह लड़की मुझसे मदद मांग रही थी और फिर अपने ही दुश्मन के साथ गायब हो गई, पर वह मुझसे मदद क्यों मांग रही थी? इनकी शक्ति के सामने तो मेरी शक्ति धूल भी नहीं है। गलत सोच रहे हो कमांडो ध्रुव। एक तुम ही ऐसे शख्स हो जो मेरा रास्ता रोक सकते हो, पर मैं उससे पहले ही तुमको नष्ट कर दूंगा। ध्रुव को इस परछाई का आभास तक नहीं था। वह कुछ और ही सोच रहा था। इस लड़की की शक्ल हूबहू नताशा जैसी क्यों थी? क्या नताशा उस लड़की को जानती है? जबकि जवाब सीधा था, हूबहू मेरी शक्ल की लड़की। हाँ, उसे तो मैं रोज ही देखती हूँ ध्रुव। कहाँ नताशा? शीशे में कंघी करते समय। मजाक छोड़ो नताशा, यह सीरियस मामला है और मैं सोच रही थी तुम मुझे डिनर पर इनवाइट करने आए हो। वैसे हॉलीडे इन का डिनर बहुत बढ़िया होता है। वहाँ किसी हॉलीडे पर ही चलेंगे, अभी तो सारे वर्किंग डे है। अच्छा, मैं चलता। नताशा, 1 मिनट ध्रुव, मैं अभी आई। बैड लक ध्रुव, अब तो डिनर एकदम कैंसिल। कल मुझे दक्षिणी प्रशांत महासागर की सैर पर जाना है। क्यों, कोई खास बात है क्या? एक वीरान द्वीप के ज्वालामुखी से धुआं निकल रहा है। गिनीज बुक के अनुसार यह संसार का सबसे पुराना ज्वालामुखी है। वैसे तो ऐसे असाइनमेंट पर कोई और जाता है, पर इस बार न जाने क्यों मेरा एडिटर मुझे, सुन रहे हो ना, ज्वालामुखी, फिर ज्वालामुखी। लगता है कि सपना सच होने जा रहा है। मैं नताशा को अकेले नहीं जाने दे सकता। सुनो नताशा, मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा। शौक से चलो, पर ऐसे मामूली खतरों से तो मैं रोज ही निपटती रहती हूँ। नहीं, जो कहा है सुनो और मानो। ओके बॉस, कल सुबह 5 बजे चलना है। मैं आ जाऊंगा और किसी गुप्त स्थान पर
यह तो बुरी तरह घायल हो गई है, खून बहुत बह गया है, इनका जल्दी होश में आ पाना मुश्किल है। ये आप क्या कह रहे हैं धन्वंतरी? हाँ, पर इनके बगैर तो हम शासकहीन हो जाएंगे। सिर्फ वही राजदंड उठाकर सामरी को हुक्म दे सकती है जिसकी रगों में राजसी खून हो। सब मरेंगे। अभी तो हमारी आशाएं सामरी पर टिकी है, सिर्फ वही उस षड्यंत्र को विफल कर सकते हैं। पर इस वक्त सामरी है कहाँ? सामरी, महायोद्धा सामरी, जिसके हाथ में शक्ति थी अमर ज्वाला की। सामरी की ज्वाला। अब तू मेरा रास्ता रोकेगा गर्जक? यानी ज्वाला लोक के सर्वश्रेष्ठ योद्धा के दिमाग को भी उस दुष्ट ने वश में कर लिया है। यही समझ सामरी, अब ज्वाला पर मुझे अधिकार दे। तो गर्जक के मुंह से तू बोल रहा है नर्क के शैतान, सामरी तेरे मंसूबों को कभी कामयाब नहीं होने देगा। संभल कर सामरी, तेरे वार से गर्जक के शरीर को ही नुकसान पहुंचेगा, मुझे नहीं। तेरे जैसे कीड़े को मसलने के लिए मुझे ज्वाला की जरूरत नहीं है। आखिर इस शैतान का मकसद क्या है? मुझे इस खास स्थान पर बुलाकर और गर्जक से भिड़ाकर या क्या हासिल करना चाहता है? जो भी हो, मेरा एक ही ध्येय है, गर्जक को बेहोश करना। एक तरफ अगर सामरी के पास युद्ध कला का वर्षों का अनुभव था, ओह, बगैर ज्वाला के गर्जक को शिकस्त देना आसान नहीं था, तो दूसरी तरफ गर्जक जवानी शक्ति का जोश था और इस वक्त उसके दिमाग में जो पागलपन सवार था उसने उसकी ताकत को कई गुना बढ़ा दिया था। अब मामला आर पार वाला था और सामरी के पास ज्वाला का प्रयोग करने के अलावा और कोई चारा नहीं था। पर गर्जक के दिमाग पर सवार शैतानी ताकत ज्वाला की गति से अधिक तेज थी। एक तेज गड़गड़ाहट के साथ विशालकाय चट्टान टुकड़े में बिखर गई। एक गुफा का द्वार खुल गया और शैतानी ताकत का काम हो चुका था। उसको गर्जक के शरीर की कोई आवश्यकता नहीं थी। सामरी को पल भर में सारा खेल समझ आ गया। मुझे यहाँ बुलाने का मकसद इस चट्टान को हटवाकर अपने शैतानों को आजाद कराना था, जो इस गुफा में जाने कब से कैद थे, और इस चट्टान को सिर्फ मेरी ज्वाला ही हटा सकती थी। इनको भागने नहीं दूंगा। मैं अपनी गलती को सुधारूंगा। दूसरी तरफ ध्रुव और नताशा को लेकर हेलीकॉप्टर ज्वालामुखी तक पहुंचा। मैं अपने कैमरे की रील चेक, अरे यह क्या ध्रुव? हेलीकॉप्टर के सामने एक धुंध का टुकड़ा तैर रहा था, धीरे धीरे एक आकृति का रूप ले रहा था। तो ध्रुव पहचानता था। चंडकाल, तुम स्वर्ण नगरी से बचकर निकल आए। जवाब में ध्रुव के दिमाग में एक आवाज गूंजी। मैं कहाँ निकला हूँ ध्रुव, मेरा शरीर तो अभी भी स्वर्ण नगरी में कैद है। दरअसल स्वर्ण नगरी वालों ने मेरे शरीर के साथ साथ मेरे दिमाग को भी कैद कर रखा था। पर एक दिन इसी ज्वालामुखी के अंदर उबलते लावे के कारण स्वर्ण नगरी में हल्का सा भूकंप आया। कुछ नुकसान तो नहीं हुआ, पर पूरी स्वर्ण नगरी की ऊर्जा मशीनें कुछ सेकंड के लिए ठप हो गई और मेरा दिमाग आजाद हो गया। अरे यह मैं क्या हूँ? मैं स्वर्ण नगरी में कैद हूँ। यहाँ से तो मैं धुआं बनकर भी नहीं निकल सकता। पूरा कमरा सील बंद है, पर ये दीवारें मेरी मानसिक तरंगों को नहीं रोक सकती। मुझे अपना पूरा ध्यान केंद्रित करना होगा। एक जबरदस्त प्रयास के साथ मेरा मानस रूप उस कमरे और स्वर्ण नगरी से बाहर आ गया। इस रूप में मैं खुद तिनका तक नहीं उठा सकता था। उसके लिए मुझे अपनी शैतानी सेना की जरूरत थी, जो इस ज्वालामुखी की एक गुफा में कैद थी। यहाँ आकर मुझे सामरी की रहस्यमय ज्वाला का पता चला, जिसमें नहाकर मेरी शक्तियाँ असीमित हो जाएंगी। पर उसके लिए मुझे पहले सामरी के मस्तिष्क को कब्जे में लेना पड़ेगा। और फिर बातों बातों में पता ही नहीं चला कि तुम्हारी मौत का वक्त हो गया। कंकाल, त्रिकाल, शाकाल, जाओ। वही सपने वाले तीनों शैतान। अब जब मेरी शैतानी सेना तुम्हारी लाश पर जश्न मनाएगी, तभी मेरे दिल की आग बुझेगी।
और हाँ, वे सपने तुमको मैंने ही दिखाए थे। अखबार के एडिटर ने मेरे वश में आने पर ही इस लड़की को यहाँ भेजा था। मैं जानता था कि तुम्हारे जैसे परोपकारी मेरे जाल में फंसकर यहाँ तक जरूर आएंगे। हेलीकॉप्टर तेजी से पानी की तरफ गिरने लगा और इस गति से समुद्री चट्टानों से टकराने का नतीजा था हर चीज के टुकड़े टुकड़े हो जाना। और इसी दौरान सामरी की जिस ज्वाला ने चट्टान को चूर चूर किया था, वह अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को काटती हुई बढ़ी जा रही थी, जब तक कि वह एक ऐसी अजीबोगरीब वस्तु से नहीं टकराई जिसको वह काट नहीं सकी। चारों तरफ की चट्टानें मक्खन की तरह पिघल गई और अपने अभेद मानसिक खोल में लिपटा महामानव आजाद हो गया। आह, मैं कहाँ हूँ? क्या हो गया था मुझे? विनाशकारी मानसिक शक्तियों का स्वामी महामानव दुनिया को एक बार फिर से हिलाने के लिए खड़ा हो चुका था। अब मुझे याद आ रहा है, मैं ध्रुव प्रदेश के एक मृत ज्वालामुखी में बेहोश पड़ा था, क्योंकि मुझे जरा सी भी गर्मी बर्दाश्त नहीं होती। 3 मानवों ने मुझे आजाद किया था, पर मेरे साथ साथ एक डायनासोर भी आजाद हो गया था, जिसने उन तीनों मानवों को खत्म कर दिया था। एक लड़के ने चमत्कारिक ढंग से डायनासोर को हरा दिया था। उस लड़के, हाँ, अब मुझे इसका नाम याद आ गया, ध्रुव। मैंने ध्रुव को अपने जन्म की पूरी कहानी सुनाई थी। फिर मैंने उसको अपना संदेश लेकर मानवों के पास भेजा था, दुनिया को मेरे हवाले कर दें। पर एक नादान इंसान ने मेरा अपहरण करके मुझे गुलाम बनाने की कोशिश की थी और मेरे क्रोध ने पूरी दुनिया में कहर मचा दिया था। दुनिया वालों ने मेरे सामने घुटने टेक दिए और ध्रुव को संदेश लेकर मेरे पास वापस भेजा। पर ध्रुव मेरी गर्मी बर्दाश्त न करने वाली कमजोरी को भांप गया था। पर इससे पहले कि वह कोई चाल चल पाता, मैंने उसे मानसिक बंधन में कैद कर दिया था। फिर एक तरफ से कुछ मिसाइलें मेरी तरफ आने लगी। मैंने उनको वापस मानव बस्तियों की तरफ मोड़ दिया था। मजा आने ही वाला था, फिर न जाने क्या हुआ। ज्वालामुखी का लावा ऊपर बढ़ने लगा, गर्मी भी बढ़ने लगी और मुझ पर बेहोशी छाने लगी। मुझे इतना याद है कि बेहोश होने से पहले मैंने अपने आप को ऊर्जा कवच में कैद कर लिया था। शायद ज्वालामुखी में गिरने के बाद मैं लावे के साथ अंदर ही अंदर बहता हुआ यहाँ पर आकर अटक गया। पर अब मैं आजाद हो गया हूँ और अब मैं अपनी आत्मग्लानि को दूर करूंगा। मुझे महामानव को एक मामूली सा दिमाग रखने वाला बच्चा मार दे जाए, शर्म से डूब मरने की बात है। अभी अपनी मानसिक किरणों के जाल को फैलाकर पता लगाता हूँ कि ध्रुव कहाँ पर है। ध्रुव जहाँ पर भी था इस वक्त गहरी मुसीबत में था। नताशा बेहोश हो गई है और मेरे पास भी कुछ सेकंडों का समय है। एक भी चूक की कीमत हम दोनों की जान होगी। इस घटनाक्रम को कोई और भी देख रहा था। आश्चर्य, हाँ, यह तो हूबहू कुमारी सबरीना की शक्ल है। कुछ रहस्य जरूर है, यह संयोग नहीं हो सकता। हमें इसको यहाँ पर लाना होगा। असलियत जाननी बहुत जरूरी है। यह होने की बात ही थी कि वे लोग ध्रुव की शक्ल नहीं देख पाए थे। रस्सी की सीढ़ी का दूसरा सिरा चट्टान में अटका और ध्रुव ने नताशा को बाहों में लेकर उस पर छलांग लगा दी। उसी पल कंकाल का हाथ लहराया। रस्सी जैसे किसी तेज चाकू से काटी गई। नताशा ध्रुव के हाथों से छूट गई। ओह, अगर ये नीचे चट्टानों से टकरा गई तो बचना असंभव। अरे, नताशा गायब। सोचने का समय नहीं था। चट्टानों से भरे पानी की सतह कुछ ही दूरी पर थी। एक ही रास्ता था, सदी हुई कलाबाजी के साथ एक सदी हुई डाइव। शरीर चट्टानों के बीच से होता हुआ तीर की तरह पानी को चीरकर अंदर जा घुसे और पानी में सांस लेना ध्रुव के लिए हवा में सांस लेने जैसा ही था। परंतु ओह, मेरा दम घुट रहा है। यहाँ के पानी में कुछ
अजीब से रसायन घुले हुए हैं। तभी आसपास कोई समुद्री जीव जंतु नजर नहीं आ रहा। सतह पर आना ही पड़ा और लगभग तुरंत ही अंदर डुबकी लगानी पड़ी। सतह पर तीनों शैतानी आकृतियां उसका इंतजार कर रही थी। आश्चर्य की बात है, शैतान मेरे पीछे पानी के अंदर नहीं आ रहे, यानी पानी इनकी कमजोरी है। मेरा दम फिर घुट रहा है, मुझे बाहर निकलना पड़ेगा। पर बाहर निकलते ही यह भयानक राक्षस फिर हमला कर देंगे और मेरे पास बचने का कोई रास्ता नहीं हुआ। पर चंडकाल की शैतानी शक्तियों ने अनजाने में ही ध्रुव की मदद की, क्योंकि इस दौरान महामानव की मानसिक तरंगे उसके इलाके की छानबीन कर आगे निकल गई। मैंने पूरी पृथ्वी को छान डाला, पर उस लड़के का कहीं पता नहीं। आखिर वह गया कहाँ? खैर, सबसे पहले बाहर निकलना चाहिए, वरना गर्मी फिर मुझे बेहोश कर देगी। महामानव बाहर निकला और शैतानों की तलाश कर रहा सामरी जड़वट सा रह गया। उसी गुफा में से एक और प्राणी निकल रहा था। यह क्या है? ऐसा प्राणी तो पहले मैंने कभी नहीं देखा। शक्ल से तो उन शैतानों का साथी लग रहा है। अब यह मुझसे बचकर नहीं जा पाएगा। सामरी का त्रिशूल दहक उठा। महामानव की तो एक कमजोरी थी गर्मी, और उसको हमले की उम्मीद भी नहीं थी। उसने अपने आप को मानसिक ऊर्जा के कवच से ढकना चाहा, पर पूरी तरह ढक पाने से पहले ही लपटें उससे टकरा चुकी थी। चीखकर महामानव चट्टानों पर जा गिरा। अब इसको होश में लाकर उस दुष्ट चंडकाल का पता पूछा जाए। उसने आधे ज्वालालोकवासियों को अपना गुलाम बना रखा है। पर महामानव को वार पूरी तरह नहीं लगा था और उसको पहले ही होश आ रहा था। एक तेज मानसिक किरणों के वार से सामरी दूर जा गया। अब दो महाबलशाली प्राणी एक दूसरे के सामने थे और जीत किसकी होगी यह कहना मुश्किल था। ध्रुव की स्थिति कुछ और ही थी। दुश्मन बहुत ताकतवर था और ध्रुव के फेफड़ों की ऑक्सीजन खत्म हो चुकी थी। तभी ध्रुव की आंखों के सामने आशा की किरण जगमगा उठी। सामने चट्टानों में एक छेद दिख रहा था। ध्रुव के सामने उसमें घुसने के अलावा और कोई रास्ता नहीं था। चाहे उस सुरंग में जिंदगी छुपी हो, सतह पर मंडरा रहे चंडकाल का धैर्य समाप्त हो चुका था। बस बहुत हो गया। इस मच्छर को तो मैं कभी भी मसल सकता हूँ। अब हमको पहले सामरी और उसकी ज्वाला पर काबू पाना है। अगर स्वर्ण नगरी वालों को मेरे मानस रूप से भागने का पता चल गया तो नई मुसीबत खड़ी हो जाएगी। नताशा को अब तक होश नहीं आया था। इनको पूरा दृश्य देखकर सदमा लग गया है। जल्द ही होश में आ जाएंगी। अब शक की कोई गुंजाइश नहीं। ये वही है। इनको देवताओं ने यहाँ पर भेजा है। अब अगर सामरी किसी तरह दुष्ट पर काबू पा सके तो हमारी सारी खुशियां लौट आए, क्योंकि ध्रुव तो अब यहाँ नहीं आ सकता। दूसरी तरफ सामरी तो एक नए दुश्मन से लड़ रहा था। यह कैसा प्राणी है और यह किस चीज से वार कर रहा है, कुछ समझ नहीं आ रहा है। परंतु इसके चोट ज्वाला कवच को नहीं भेज सकते। सामरी ने अपने आप को ज्वाला के घेरे में सुरक्षित कर लिया और महामानव के मानसिक हथियार उससे टकराकर भस्म हो गए। अब सामरी की बारी थी। मैं इसको ज्वाला के घेरे में कैद कर देता हूँ, जिससे राक्षस तो क्या देवता भी बाहर नहीं निकल सकते। अब यह मेरे वार से बचकर नहीं जा सकता। मेरी प्रचंड लपटें इसको एक ही वार में खाक कर देंगी। महामानव को खाक करने के लिए आगे बढ़ती लपट एक भीषण मानसिक बाधा से जा टकराई। अवतल सतह से टकराकर ज्वाला सामरी की तरफ पलट गई। सामरी का ज्वाला कवच दुनिया के जाने अनजाने अस्त्रों को रोक सकता था, सिवाय खुद ज्वाला के। ऐसा वार सामरी ने कभी नहीं झेला था। उसके शरीर को लाखों वोल्ट बिजली के बराबर झटका लगा और वह बेसुध हो गया। ध्रुव के रास्ते में अब तक कोई बाधा नहीं आई थी। लगता है कि मैं सतह के पास आ रहा हूं। ऊपर रोशनी दिखाई दे रही है। वाह, ताजी हवा। लगता था कि मेरे फेफड़े फट जाएंगे। शायद मैं ज्वालामुखी के अंदर आ गया हूं। तभी ध्रुव की आंखें फैल गई। अरे, यह तो कोई
पुराना नगर लगता है। ज्वालामुखी के अंदर? यह मैं कहां पर आ पहुंचा हूं? ध्रुव को जवाब मिलने ही वाला था। महामानव ने सामरी की तरफ पलटकर भी नहीं देखा। उसका ध्यान भटका नहीं था। ध्रुव, आखिर वह मुझे मिल क्यों नहीं रहा है? शायद ज्वालामुखी की गर्मी मेरी शक्तियों को क्षीण कर रही है। मुझे चाहिए बर्फीली ठंडक। महामानव की मानसिक तरंगे हवा में मौजूद नमी को जमाने लगी और गुफा का द्वार बर्फ की एक मोटी सतह से ढक गया। अब मैं अपने मानस जाल को दोबारा पूरी पृथ्वी पर फैलाता हूँ। इस बार ध्रुव मुझसे बच नहीं सकेगा। ध्रुव को महामानव से पहले ही किसी और से बचना था। हाल की गर्मी ने ध्रुव को खतरे का आभास दिला दिया। बाहरी दुनिया का मानव, यह यहाँ तक कैसे पहुंचा? खत्म कर दो इसे। इनके भाले ठीक कालूगा के भाले जैसे ही है, पर इनके शरीर से आग नहीं निकल रही। इन पर मेरे लात घुसे कामयाब रहेंगे, क्योंकि किस्मत मुझे वहीं पर ले आई है जहां सबरीना मुझे बुलाना चाहती थी। लेकिन अगर ऐसा है तो ये मुझ पर हमला क्यों कर रहे हैं? शायद मुझे नहीं पहचानते। पहरेदार बाहरी दुनिया के नए दांवपेच से नावाकिफ थे, पर अगर वे यह जानते भी तो कोई फर्क नहीं पड़ता। नतीजा वही होता जो हुआ। ओह, मुझे तो अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा है। कुमार ध्रुव, और यहाँ आप मुझे कैसे जानते हैं? सबरीना को मैंने ही तुम्हें यहाँ लाने भेजा था। मैं धन्वंतरी हूँ। ओह, लेकिन क्या यहाँ पर मेहमानों का स्वागत ऐसे किया जाता है? नहीं, इन दोनों का दिमाग इस वक्त एक शैतानी ताकत के कब्जे में है, इसलिए ये ऐसी हरकत कर बैठे। शैतानी ताकत? कैसी शैतानी ताकत? मैं तुमको बताता हूँ। ध्रुव के लिए रहस्य के कई पर्दे खुलने लगे और चंडकाल के लिए उसकी किस्मत। सामरी! सामरी बेहोश पड़ा है। इसको बेहोश कौन कर सकता है? पर यह तो मेरी लॉटरी लग गई। इस वक्त इसके दिमाग पर काबू पाना बच्चों का खेल है। बेहोश और असहाय सामरी का सिर चंडकाल के मानस रूप से घिर गया और सामरी उठ खड़ा हुआ। मुंह से चंडकाल के ठहाके गूंजे। अब सामरी मेरे वश में है और अब मैं ज्वाला को वश में करके उसमें नहाऊंगा। फिर मुझे पूरा ब्रह्मांड मिलकर भी नहीं रोक सकेगा। ध्रुव के कानों तक यह अट्टहास नहीं पहुंचा। पर यह सामरी की ज्वाला क्या है? हम लोग यक्ष है ध्रुव, और इस पर्वत पर तब से रहते हैं जब यह पर्वत ज्वालामुखी नहीं था। इस जगह का नाम ज्वालालोक है। यह ज्वाला देवताओं का वरदान है, हमारी सारी खुशियों का स्रोत। इससे निकलने वाली रहस्यमय ऊर्जा हमको हर चीज से बचा कर रखती है, बाहरी दुनिया की नजर से भी। इस ज्वाला को सामरी की ज्वाला क्यों कहते हैं? क्योंकि सामरी इस ज्वाला का पहरेदार है। सिर्फ वही इस बात को नियंत्रित कर सकता है। उसके नियंत्रण के कारण यह ज्वाला जलने के बजाय हमारी रक्षा करती है। पर इसके बीच में मैं कहाँ आता हूँ? हमारे ज्वालालोक की शांति भंग हो गई है। एक राक्षस चंडकाल इस ज्वाला को पाना चाहता है। उसने इस लोक के लगभग आधे प्राणियों के मस्तिष्क को अपने वश में कर रखा है और यह संख्या धीरे धीरे बढ़ रही है। अगर उसने सामरी और उसके जरिए ज्वाला पर कब्जा कर लिया तो वह दुष्ट अजेय हो जाएगा। ज्वाला समाप्त हो जाएगी, हम भी और यह संसार भी। आप लोग मुझसे क्या चाहते हैं? चंडकाल को पिछले सैकड़ों वर्षों में सिर्फ एक ही व्यक्ति ने मात दी है और वह व्यक्ति तुम हो ध्रुव। अगर उसे कोई दोबारा मात दे सकता है तो सिर्फ तुम। हमने बहुत कोशिश की, पर चंडकाल के मानस रूप पर कोई भी हथियार बेकार है। तो क्या नताशा को भूल से मेरे बदले ले आया गया है? नताशा यानी कि वह लड़की? नहीं ध्रुव, तो फिर सदियों पहले यक्षों और मानवों का विवाह होता था, उनकी संतानें भी पैदा हुई थी। नताशा भी ऐसी ही एक राजसीय यक्ष की वंशज है। उसकी रगों में राजसी खून बह रहा है। तो सबरीना से उसकी शक्ल मिलने का यह कारण है। हाँ, कुमारी सबरीना बुरी तरह से घायल और बेहोश है। इस वक्त हमको एक ऐसा शासक चाहिए जो राजदंड उठा सके। राजदंड वही उठा सकता है जिसकी रगों में राजसी खून हो और जिसके हाथ में राजदंड हो। सामरी उसी का आदेश मानता है, यानी नताशा। अब उनका नाम कुमारी तन्वी है।
होश में आने के बाद वे अपनी पिछली जिंदगी भूल चुकी होंगी। उनको सिर्फ यही याद रहेगा कि वे यक्षों की राजकुमारी है। आ, आ, आ! तभी ध्रुव चीख उठा। उसके मस्तिष्क में जैसे एक बम फटा। महामानव ने ध्रुव को ढूंढ लिया था। जिसको मैं पूरी दुनिया में तलाश रहा था वो मेरे बगल में ही मौजूद था। न जाने एकाएक मुझे क्या हो गया था। अपने आप को संभालो ध्रुव, इस समय हमको तुम्हारी जरूरत है। मैं तैयार हूं, पर मेरी एक शर्त है। नताशा को फिर पहले जैसा ध्रुव को अपने पैरों के नीचे की धरती कांपती हुई लगी। सामरी के मुंह से निकल रहा अट्टहास इतना ही भयंकर था। सामरी, यानी उसने आखिर सामरी के दिमाग पर कब्जा पा ही लिया। पर कैसे? इस वक्त सामरी को रुकने का आदेश सबरीना या तन्वी ही दे सकती है, और वे दोनों इस समय बेहोश पड़े हैं। हम चंडकाल को ज्वाला में नहाने से नहीं रोक सकते। कुछ देर के लिए तो रोक ही सकते हैं धन्वंतरी। ध्रुव ने अंदाजा लगा लिया था कि सामरी का अगला कदम कहां पड़ेगा, और उसका अंदाज सही था। सुपर कमांडो ध्रुव, तुमने तो दूर जाती मौत को आवाज देकर बुला लिया। अब मैं पहले तेरे गरम गरम खून से नहाऊंगा और उसके बाद ज्वाला में। आंख की लपट ध्रुव की तरफ लपकी, पर ध्रुव तो गोली की रफ्तार को भी मात दे सकता था। लपट ध्रुव के बगल से होती हुई चट्टान में ऐसे घुस गई जैसे नर्म मक्खन में गर्म चाकू। चट्टानों को गलाकर सुरंग बनाती हुई ज्वाला समुद्र से टकराई, क्योंकि घाटी समुद्र की सतह के नीचे बनी हुई थी। सुरंग से पहले भाप निकलकर घाटी में छा गई। फिर समुद्र के पानी की एक मोटी धार भीषण गति से अंदर गिरने लगी। सामरी के मुंह से चंडकाल की चीख निकली। यह क्या? सारी घाटी पानी से भर जाएगी और ज्वाला बुझ जाएगी। चंडकाल के आदेश पर सामरी ने अपना त्रिशूल ताना और एक दूसरी लपट जमीन में बड़ा छेद करती हुई जमीन के अंदर समा गई। ज्वाला की तरफ बढ़ती पानी की धार गड्ढे में समाने लगी। यह लड़का बहुत खतरनाक है, को रोकना होगा। इसके दिमाग पर काबू पाना तो बहुत मुश्किल काम है, क्योंकि इसकी इच्छा शक्ति बहुत जबरदस्त है। ज्वाला का इस्तेमाल करने से मुझे भी नुकसान हो सकता है। इस पर ज्वाला की दूसरी शक्तियों का इस्तेमाल करना पड़ेगा। चंडकला ने सामरी के मस्तिष्क को टटोला और उसके सामने समस्या का हल मिल गया। सामरी ने अपने होंठों को गोल किया। उसके मुंह से आग के छल्ले निकलने लगे। ध्रुव का शरीर आग के छल्लों की एक दीवार में कैद होने लगा। तू इससे बाहर नहीं निकल सकता। अब ये छल्ले और सकरे होते जाएंगे और इनके छूते ही तेरा शरीर भस्म हो जाएगा। यह सही कह रहा है। ये छल्ले और छोटे होते जा रहे हैं। मेरा शरीर तो इनकी आंच से ही जलता हुआ लग रहा है। अगर मैं किसी तरह इस चट्टान को पकड़ सकूं तो बच सकता हूं, पर इतनी ऊंचाई की एकदम सीधी छलांग लगा पाना मुश्किल है। अगर यह चट्टान 2-3 फीट और नीचे होती तो 1 मिनट मैं इसकी ऊंचाई को 3 फीट तो कम कर सकता हूँ। ध्रुव ने अपनी बेल्ट कमर से खोली और उसको ऊपर उछाला। एक ही प्रयास का समय था। छल्ले बदन को छूने ही वाले थे और बेल्ट का मजबूत और नुकीला सिरा चट्टान में फंस गया। बेल्ट के नीचे लटक रहा सिरा ध्रुव को पहुंच के अंदर था और एक तीर की तरह सीधी छलांग में ध्रुव ने बेल्ट को पकड़ लिया और सिर्फ 2 सेकंड बाद उसका शरीर छल्लों से बाहर था। ओफ, बाल बचा। 1 सेकंड की देर और होती तो छल्ले मुझे कस चुके होते। अरे यह लड़का तो काबू में नहीं आ रहा है, यानी अब समय आ गया है अपनी राक्षसी सेना को बुलाने का। 3 खतरनाक आकृतियां हवा में से प्रकट हुई।
इस बार ध्रुव उनके लिए तैयार था, चाहे इंसान हो या शैतान, मगर मुझे पकड़ नहीं पाए तो मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाए। पर मैं इनको इनके घर नर्क पहुंचाने का कोई ना कोई रास्ता निकाल ही। अरे और आश्चर्य है, जब मैं इन पर वार कर रहा हूं तो इनका शरीर हवा का बना लगता है, और जब ये मुझको मारते हैं तो इनका शरीर पत्थर का सा लगता है। यानी अपनी इच्छा शक्ति से अपने शरीर का स्वरूप बदल सकते हैं। पर ऐसा है तो ये मुझे पीट पीट कर खत्म कर देंगे और मैं इनको हाथ तक नहीं लगा पाऊंगा। अब एक ही रास्ता समझ में आ रहा है कि इनको अपने शरीर का स्वरूप बदलने न दिया जाए और इनकी ताकत का इस्तेमाल इन्हीं के खिलाफ किया जाए। मैं और वार नहीं सह सकता। एक बिलियर्ड्स जैसा खेल शुरू हो गया जिसमें गेंद था ध्रुव। अब ये पूरी तरह से असावधान भी हैं, यानी अपनी स्कीम को लागू करने का समय आ गया है। ध्रुव का बदन गेंद की तरह गोल हो गया। फिर जुपिटर सर्कस में सीखी कलाबाजियां उसके दिमाग में ताजा होने लगी। त्रिकाल के बड़े हाथ को छकाता हुआ ध्रुव का शरीर मिसाइल की रफ्तार से उसकी छाती से जा टकराया और त्रिकाल ज्वाला की भेंट चढ़ गया। ध्रुव का शरीर टक्कर के साथ ही अपनी दिशा बदल चुका था। चंडकाल के सामरी को बचाने के आदेश देने से पहले ही अद्भुत ज्वाला त्रिकाश को निकल चुकी थी, और इससे पहले कि शाकाल खतरा भांप कर अपने शरीर को गैस बना पाता, उसके शरीर पर भी एक भयानक टक्कर लगी और वह जा गिरा जहां पर जाने से वह अब तक बच रहा था। रहस्यमय रसायनों से घुले समुद्र के पानी ने शाकाल के पूरे शरीर को मोम की तरह गला दिया। पर कंकाल को बचने का समय मिल गया। ध्रुव का दिमाग कुछ पलों के लिए अंधकार में डूब गया और कंकाल के शरीर ने गाढ़े और लिसलिसे द्रव में परिवर्तित होकर ध्रुव के शरीर को लपेट लिया। ध्रुव जब तक अपने आप को संभाल पाता तब तक कंकाल का शरीर उसकी नाक और मुंह को ढक चुका था। ध्रुव का दम घुटना शुरू हो गया, पर अब बहुत हो चुका था। एक किरण आकर कंकाल से टकराई और वह गायब हो गया। महामानव का इस लड़ाई से मनोरंजन तो जरूर हो रहा था, पर वह किसी को ध्रुव की जान लेने का मौका नहीं दे सकता था। महामानव? मेरा ख्याल सही था, महामानव मरा नहीं था, पर यहाँ पर कैसे? यह खतरनाक प्राणी कौन हो सकता है जिसने एक ही वार से कंकाल को विखंडित कर दिया? अगले ही पल चंडकाल को समझ में आ गया कि वह प्राणी भी उसके दुश्मन का दुश्मन है। ओह, यह नई मुसीबत कहां से आ गई? मुझे ध्रुव को बचाना होगा, पर कैसे? उसे मैं बचाऊंगी धन्वंतरी। मेरे रहते यक्षों का बाल भी बाका नहीं होगा। कुमारी तन्वी, आप होश में आ गई? हाँ, और अब मैं सामरी को आज्ञा देती हूँ कि वह कुमार ध्रुव को बचाए। सामरी! मस्तिष्क पर चंडकाल का अधिकार होने के बावजूद सामरी राजदंड का आदेश मानने को मजबूर था। चंडकाल बौखला उठा। यह क्या? यह मूर्ख तो उस प्राणी पर वार करने जा रहा है जो ध्रुव को मेरे रास्ते से हटा रहा है। मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। अब सामरी का मस्तिष्क उसका हाथ पीछे खींच रहा था और राजदंड का आदेश उसका हाथ आगे। एक कश्मकश चल रही थी। उस कश्मकश ने महामानव को हमला करने का मौका दे दिया। सामरी बेहोश तो नहीं हुआ, पर वह कुछ देर तक उठने लायक नहीं था। अब महामानव था, ध्रुव था और थी ध्रुव की मौत। बीच में कोई नहीं था, बचने का रास्ता भी नहीं। बचने की कोशिश ध्रुव को खुद ही करनी थी। अगर ज्वालालोक के घोड़े मेरी बात समझ सकते हैं तो पक्षी भी जरूर समझेंगे। ची, 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 ची। अगले ही पल पक्षियों का एक विशाल झुंड नीचे उतर आया। सैकड़ों पंख हवा में एक साथ फड़फड़ाए और सामरी की ज्वाला का रुख महामानव की तरफ मुड़ गया। इससे पहले कि महामानव मानसिक कवच पहन पाता, उसको धधकती लपट की एक तेज धक्का लगा और उसका दिमाग शून्य होने लगा। ध्रुव को थामने वाला मानसिक हाथ गायब हो गया। वाह, अब बस एक बार और पंख फड़फड़ाए तो महामानव गया। नहीं, यह मैं क्या कर रहा हूं? चंडकाल के मानसिक रूप पर सारे हथियार बेकार हैं, पर मानस रूप को अगर कोई मार सकता है तो मानसिक शक्तियां।
और महामानव मानसिक शक्तियों का स्वामी है। चंडकाल सामरी को उठाने की बेकार कोशिश कर रहा था। उठ सांड, उठता क्यों नहीं? जब तेरा शरीर ही मेरे काम का नहीं रहा तो तेरे दिमाग को काबू में रखकर मैं क्या करूंगा? अगर चंडकाल उतना ही मूर्ख है जितना कि मैं समझ रहा हूं, एक दुश्मन को तो मैं रास्ते से तुरंत हटा सकता हूं। उठ जा सामरी, तेरे बिना तो मैं ज्वाला में नहा भी नहीं। तभी चंडकाल के कानों में ध्रुव की आवाज गूंजी, धन्वंतरी सावधान, सामरी घायल हो चुका है। अब चंडकाल महामानव के दिमाग पर कब्जा करने की कोशिश करेगा और उसने अगर ऐसा कर लिया तो उसे ज्वाला में नहाने की भी जरूरत नहीं रहेगी। यह तो मैंने सोचा ही नहीं ध्रुव। बात तो सही है, महामानव के पास अद्भुत मानसिक शक्तियां हैं। उसके दिमाग पर काबू पाने के बाद मैं बहुत शक्तिशाली हो जाऊंगा। अभी यह असावधान है, इस वक्त इसके दिमाग पर काबू पाना बहुत आसान होगा। पर चंडकाल का मानस रूप यह नहीं जानता था कि वह किससे उलझने जा रहा है। महामानव का मस्तिष्क भीषण मानसिक ऊर्जा पैदा करने वाला एक हाई वोल्टेज जनरेटर की तरह था, जिसके हल्के स्पर्श का मतलब था मानस रूप का कण कण होकर बिखर जाना। चंडकाल खत्म हो गया, पर उसके हमले ने महामानव को गुस्से से पागल कर दिया। उसके मस्तिष्क से क्रुद्ध मानसिक किरणें निकलकर पूरी ज्वालालोक पर छा गई और देखते ही देखते सभी बेसुध हो गए। बचा तो सिर्फ ध्रुव, जिसको उसकी जबरदस्त इच्छा शक्ति ने बचा लिया था, और सामरी, जिसकी रक्षा उसकी ज्वाला ने की थी। अब महामानव का इंतजाम करना है और यह काम सामरी की ज्वाला करेगी, क्योंकि महामानव की एक ही कमजोरी है, गर्मी। पर सामरी को इस लड़ाई में लाया कैसे जाए? सामरी भी भौचक्का था। अरे ये दूसरा बाहरी आदमी कहां से आ गया? क्योंकि उसको यही याद था कि महामानव से हुई लड़ाई के बाद उसे अभी अभी होश आया है। धन्वंतरी को किसने बेहोश किया? और यह लड़की कौन है? और समुद्र का पानी अंदर कैसे? ध्रुव की किक के साथ सामरी को सारे जवाब एक साथ मिल गए थे। जो बिना बात उस पर हमला करे वही उसका और ज्वालालोक का दुश्मन हो सकता था, और ज्वालालोक के दुश्मन की सजा मौत थी। ध्रुव की इस हरकत का मतलब महामानव भी नहीं समझ पा रहा था। आंख के कई चक्र ध्रुव की तरफ लपके। एक भी चक्र के हल्के से स्पर्श का मतलब था पूरे जिस्म का कोयला बन जाना। सामरी अपने दुश्मन की फूर्ति को भांप गया था, और इस फूर्ति का काट उसके पास था। एक ज्वाला जाल ध्रुव की तरफ लपका। अपनी जान पर खेल रहा था ध्रुव। पर क्यों? यह जाल मेरे पास आते आते और फैलता जा रहा है। भागने का रास्ता नहीं, पर जाल के बड़े होने के साथ साथ इसके छेद भी बड़े होते जा रहे हैं। मुझे एकदम सही मौके का इंतजार करना होगा। अब छेद एक छोटी खिड़की जितने बड़े हो गए हैं। एक सदी छलांग से मैं इसे पार छलांग तो सदी हुई थी, पर ज्वाला की आंच ही बदन झुलसा देने के लिए काफी थी। सामरी ने ध्रुव को अधमरा कर दिया था, और अब बाकी आधी बची जान भी उसे चाहिए थी। ध्रुव में इतनी ताकत भी नहीं बची थी कि वह अपनी तरफ बढ़ रही मौत से बचकर भाग सके। पर ध्रुव तक पहुंच पाने से पहले ही लपट एक बाधा से जा टकराई और सामरी का बदन हवा में उड़ गया। महामानव ध्रुव को सिर्फ अपने हाथों से ही मारना चाहता था। मुझे मालूम था कि अगर सामरी मुझ पर जानलेवा हमला करेगा तो महामानव से जरूर जा टकराएगा, ठीक वैसा ही जैसे उसने कंकाल के साथ किया था, क्योंकि मुझे खत्म करने का श्रेय वह खुद हासिल करना चाहता है। ओह, तो ये दोनों मिलकर मुझ पर हमला कर रहे हैं। मैं इसको जिंदा नहीं छोड़ूंगा। सामरी ने एक भीषण वार किया, पर महामानव के पास सामरी के वारों का काट मौजूद था। सामरी के दांत भिज गए। उसका क्रोध कई गुना बढ़ गया। उसने ज्वाला की गर्मी को उच्चतम माप पर पहुंचा दिया, और ज्वाला ने इस बार मानसिक बाधा को भी काट डाला। महामानव सतर्क हो गया। उसने भी अपनी मानसिक शक्ति को बढ़ाया। सामरी का त्रिशूल दूर जा गिरा।
और सामरी की गर्दन धड़ से अलग होते होते बची। महामानव सामरी पर भारी पड़ रहा है, मुझे उसकी मदद करनी होगी। सामरी के अंग अंग से ज्वाला लपकती थी। उसने अपने हाथों को वार करने के लिए ऊपर उठाया, मगर एक सदे हुए निशाने ने सामरी का निशाना बिगाड़ दिया। ज्वाला महामानव के बजाय बहते पानी से जा टकराई और महामानव भाप के बादलों से घिर गया। महामानव का पूरा ध्यान सामरी पर था। उसको किसी दूसरी तरफ से खतरे के आने की उम्मीद न थी। वह लड़खड़ा गया और सामरी के दूसरे वार ने रही सही कसर पूरी कर दी। गुड। अब महामानव कुछ देर तक तो बेहोश रहेगा ही। तब तक हम लोग उसे बंदी बनाने का कोई ना कोई तरीका ढूंढ लेंगे। पर तभी इसको भी खत्म कर दो सामरी। मैंने अपनी आंखों से देखा है, इसने तुम पर पत्थर से हमला किया था। सामरी का दुश्मन पूरे ज्वाला लोक को दुश्मन है। नताशा, पागल हो गई हो क्या? मेरा नाम राजकुमारी तन्वी है लड़के, और पागल तो तू हो गया है जो तूने सामरी पर हमला करके अपनी मौत को दावत दी है। ज्वाला की लपटें ध्रुव पर बेतहाशा बरसने लगी। चट्टानों में कई नई सुरंगें खुल गई, पर सामरी नहीं रुका। अब और बचा नहीं जा सकता। सामरी की सारी शक्तियों का केंद्र ज्वाला है, पर यह ज्वाला है क्या भला? मेरे ख्याल से ज्वालामुखी के गर्भ से कई रहस्यमयी गैसों का मिश्रण निकलता है, और इन रहस्यमय गैसों के एक साथ जलने से ही यह अनोखी ऊर्जा निकलती है। आग कहीं पर अपने आप से नहीं जल सकती, उसके लिए ज्वलनशील गैसों की जरूरत होती है, और वह गैस समुद्र के पानी में घुली है। इसलिए मुझे पानी में सांस लेने में तकलीफ हो रही थी। अगर मेरा ख्याल सही है तो इस ज्वाला को बुझाया जा सकता है, और इस ज्वाला के बुझते ही सामरी की सारी शक्तियां समाप्त हो जाएंगी। विशाल चट्टान ने गिरकर पानी भर रहे गड्ढे का मुंह बंद कर दिया। पूरी घाटी में तेजी से पानी भरने लगा। सामरी के कुछ संभल पाने पहले ही पानी की तेज और मोटी धार से पानी का स्तर ज्वाला तक पहुंच गया। ज्वाला बुझने से पहले एक बार कसकर चमकी, और जब वह चमक खत्म हुई तो ज्वाला के साथ साथ उसका मायाजाल भी खत्म हो गया था। यह क्या हो रहा है ध्रुव? मेरे कपड़े कैसे बदल गए? पर ध्रुव के जवाब दे पाने से पहले ही हवा में एक घेरा उभरा। ध्रुव इस घेरे को अच्छी तरह पहचानता था। धनंजय, तुम यहाँ पर कैसे? हमारे यंत्रों ने चंडकाल के बंदी कक्ष से निकली एक मानसिक किरण को स्वर्ण नगरी से बाहर जाते देखा था। जांच करने पर पता चला कि चंडकाल अपने मानसिक रूप से भाग निकला है। उसकी मानस तरंग का पीछा करते करते मैं यहाँ आया हूँ। ओह, ध्रुव ने धनंजय को पूरी कहानी सुना दी। कोई बात नहीं, मैं फिर से सब कुछ ठीक कर सकता हूँ। धनंजय ने विस्फोटक किरणों से गड्ढे में ढकी चट्टान के परखचे उड़ा दिए और घाटी में भरा पानी बाहर निकल गया। फिर धनंजय की ताप किरणें गैस की ऊष्मा पर बरसने लगी और लगभग 5 मिनट तक तेज ऊष्मा किरणें पड़ने के बाद ज्वाला फिर धधक उठी। धन्यवाद श्रीमान, इन छेदों को हम खुद बंद कर लेंगे और महामानव का भी इंतजाम कर लेंगे, पर आपकी सहायता के लिए आपका फिर से धन्यवाद। यह क्या हो रहा है ध्रुव? तुम्हारे न्यूज़पेपर के लिए रिपोर्ट तैयार हो रही है कुमारी तन्वी। हांग खाकर आए हो क्या? मेरा नाम तक भूल गए? ज्वाला के बुझने से इन पर से हमारा प्रभाव जाता रहा है ध्रुव। वैसे भी हमें इनको यहाँ रोकने का कोई अधिकार नहीं था। हम अपनी भूल मानते हैं। और मैं अपनी हार मानता हूँ ध्रुव। सामरी यह कभी नहीं भूलेगा कि उसको आज तक सिर्फ एक आदमी ने मात दी है, तुमने। साथ ही साथ तुमने ज्वालालोक की रक्षा भी की है। कभी सामरी भी तुम्हारी रक्षा करने आएगा, यह मेरा वादा है। पर हम वापस कैसे जाएंगे? हेलीकॉप्टर तो टूट गया है। के लिए तुम चिंता मत करो, यह दर तुमको पलवर में कहीं पहुंचा सकता है। मगर अब मैं तुम्हारे साथ कभी नहीं जाऊंगी ध्रुव। पर क्यों? जहाँ जाते हो मुसीबत साथ लेकर जाते हो। हाँ, उसको तो मैं अक्सर साथ लेकर जाता हूँ। क्या कहा? मैं मुसीबत हूँ? नहीं, मेरा मतलब इसके आगे हम कुछ नहीं समझ सके क्योंकि द्वार बंद हो चुका था।